शुरू कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी है, where total mass of the body is supposed to be concentrated। ठीक है ना बच्चों, मैथमेटिक्स में इसको डिसाइड करना जरूरी है, नाम से क्लियर है, where total mass of the body is supposed to be concentrated। सेंटर ऑफ मास बॉडी के ऊपर हो ये जरूरी नहीं है। जैसे आपके पास ये डिस्क है और यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म हम सबको समझ में आता है, हर तरफ से एक जैसी, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आएगा। आना मुझे आप दीजिए, ये एक यूनिफॉर्म रॉड है, तो यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे आ जाएगा, बॉडी के ऊपर आ रहा है। ये एक रिंग है, तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, लेकिन वहां पर एक्चुअली कोई मास नहीं है, तो बॉडी के ऊपर तो नहीं है। ये एक एल शेप्ड रॉड होगी, इसका सेंटर ऑफ मास हमें कहता है कि यहां कहीं होगा। इसका आधी रॉड का ये रहा, आधी रॉड का ये रहा, इसका ये रहा, इसका ये रहा, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहां आ जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास ऑब्जेक्ट के ऊपर हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर है जी? तो हम बात करेंगे मैथमेटिकली सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड करते हैं। पहले तो ये एग्जांपल बना लीजिए और जो लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास में लाई ओवर द ऑब्जेक्ट एंड मे नॉट लाई ओवर द ऑब्जेक्ट। ये लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास में लाई ओवर द ऑब्जेक्ट और मे नॉट। तो सेंटर ऑफ मास है वो बॉडी के ऊपर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यहां तक की बात तुम सबको समझ में आ रही होगी बच्चों, राइट? सबको समझ में आ गई चीज? यस। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। हमारी फर्स्ट हेडिंग मैथमेटिकल डेफिनेशन में जा रहे हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल, जो कि पॉइंट मास है। पॉइंट मास का मतलब जिनका साइज नेग्लिजिबल है। सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। टू पार्टिकल का मतलब दोनों के दोनों पॉइंट मास है, उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा वो डिसाइड कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है x y z और हमारे पास सिस्टम में सिर्फ दो ही पार्टिकल है जिनके मासेस m1 m2 है। हमें यहां से इसकी पोजीशन निकालनी है सेंटर ऑफ मास की। हमें ये पोजीशन गिवन है और ये पोजीशन वेक्टर गिवन है। ये पोजीशन वेक्टर r1 है और ये पोजीशन वेक्टर r2 है, और हमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है। ध्यान रखिएगा, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे कैसे? ये तो क्लियर हो रहा है कि टू पार्टिकल सिस्टम है, तो सेंटर ऑफ मास इनकी जॉइनिंग लाइन पे कहीं होगा। दूसरा, भारी चीज की तरफ होगा। एक हल्की भारी, तो भारी चीज तो सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। आना में जवाब दीजिए बच्चों। यहाँ पर हमने जो एग्जांपल लिया था x वाला, उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर था? भारी चीज की तरफ था। यहाँ पे भारी चीज की तरफ होगा। सपोज ये HCl का मॉलिक्यूल है, तो Cl के मॉलिक्यूल के पास होगा सेंटर ऑफ मास। आना में जवाब दीजिए बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास आएगा टू पार्टिकल सिस्टम के लिए जॉइनिंग लाइन में। अगर दोनों मास बराबर है तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। तो हमें ये पोजीशन निकालनी है RCM कि सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या होंगे, पोजीशन क्या क्या होगी। हमें किसकी वैल्यू मालूम है? हमें R1 की वैल्यू मालूम है, R2 की वैल्यू मालूम है, M1 M2 हमारे पास नोन है, R1 R2 नोन है। तो RCM का एक्सप्रेशन होता है बच्चों M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सप्रेशन RCM का कैसे है प्रूव करेंगे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए। RCM का मतलब ये आ गया। अब इसमें तीन कोऑर्डिनेट है x y z। आना में जवाब दीजिएगा, एक XCM आएगा, एक YCM आएगा, एक ZCM आएगा। तो I का कंपैरिजन J का कंपैरिजन K का कंपैरिजन कर लेते हैं, दोनों तरफ साइड इक्वेट कर लेते हैं। तो XCM की वैल्यू क्या आ जाएगी? ऑफ कोर्स I को इक्वेट कर रहे हैं, तो XCM का एक्सप्रेशन ये वाला आएगा। YCM का एक्सप्रेशन क्या आएगा? M1 Y1 प्लस M2 Y2 अपॉन M1 प्लस M2।
और सिमिलरली ZCM का वैल्यू क्या आ जाएगा M1 Z1 प्लस M2 Z2 अपॉन M1 प्लस M2। जानना चाहता हूं कि आपको आंसर याद हो गया क्या? प्रूफ तो भी करेंगे इसको अपने, लेकिन लिखना क्या है, याद क्या रखना है, पहले वो बताओ। समझ में आ गया? यस सर। लिखना आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डायरेक्ट एक्सप्रेशन यूज में आया करेगा। प्रूफ करेंगे वो अलग बात है, लेकिन सेंटर मास कैसे लिखा गया ये समझ में आ गया? M1 R1 प्लस M2 R2 अपॉन M1 प्लस M2। इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? x1 i कैप y1 j कैप z1 k कैप। इसकी जगह पर x2 i कैप y2 i कैप z2 j कैप। अब ये z2 k कैप आने के बाद यहां क्या आएगा? xcm i कैप ycm j कैप zcm k कैप। जब i का i से इक्वेट किया तो ये आ गया, y को j को इक्वेट किया तो ये आ गया, और k को इक्वेट किया तो ये आ गया। यस और नो में कमेंट कर दीजिए बच्चों। और अगर ये n पार्टिकल सिस्टम हुआ तो, अगर ये n पार्टिकल सिस्टम हुआ तो सेम थ्योरी है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आरसीएम का एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? यही बात आप दो बार लिखने के लिए कितनी बार लिख लो? n टाइम लिख लो। जवाब दे दीजिए। क्या आप बच्चों को बात समझ में आ गई कि क्या लिखा गया है n पार्टिकल सिस्टम के लिए एक्सप्रेशन? यस सर। सभी को बात समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। पक्का बोल दीजिए, Yes, sir. नोट कीजिए जल्दी। n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर मास m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस ऑन mn rn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस ऑन mn। इसे यूं लिखा जा सकता है RCM इक्वल टू समेशन ऑफ mi ri I इक्वल टू 1 to n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ mi I इक्वल टू 1 to n। क्लियर है जी सबको? यस। इसी बात को दोबारा से लिख दीजिए। I की जगह पे 1 2 3 n तक पुट करोगे सभी ये बन जाएंगे, नीचे भी 1 2 3 समेशन का मतलब सबको ऐड करना है। तो ये बात और ये बात मैथमेटिकली एक ही बात है। क्लियर है जी? नोट करें बच्चों यहाँ तक। यस। बहुत इजी एक्सप्रेशन है बच्चों, इसका यूज करना सीखते हैं, अभी सारा समझ में आ जाएगा। चेक कीजिए जी, इरेज करो क्वेश्चन। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बहुत आसान सा काम रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, सोच समझ के चलिएगा प्रोसेस वाइज। x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, z एक्सिस ऑफ कोर्स बाहर हो गया, एक m मास यहां पड़ा और एक m मास यहां पड़ा है। ये लेंथ रखी है l, दो ही मासेस हैं। बिना सॉल्व किए बता सकते हो कि सेंटर मास कहां पे आएगा? कहां पर आएगा भाई साहब? सेंटर पे। कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा वो लिखते हैं, इसको ओरिजिन बोलते हैं। इसके कोऑर्डिनेट बताओ क्या है? कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0, x भी 0, y भी 0 और z भी 0। बोर्ड पे ध्यान दे बेटा। इसके कोऑर्डिनेट बोलिए बच्चों, l 0, 0, y भी 0 और z भी 0। इसका सेंटर मास l/2 आना चाहिए क्योंकि दोनों मास सेम है, सेंटर मास का सेंटर पे आएगा। बट प्रूव करते हैं मैथमेटिकली अपने। तो फार्मूला क्या होता है सर? सिर्फ एक्सियम निकालना है, वाईसीएम जेडसीएम तो 0 ही आएंगे क्योंकि यही 0 0। तो बस एक्ससीएम निकालते हैं। एक्ससीएम होगा m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। हां ना, जवाब दीजिएगा। यस। x1 की वैल्यू बोल दो, पहले मास बोल। m1 कितना? m x1 कितना? 0 प्लस m2 कितना? x2 कितना? l। m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। हां ना, जवाब दो दिया। यस सर। तो क्या बन गया? ml डिवाइडेड बाय 2m l/2। हां ना, जवाब दो। यस सर। तो सबको सेंटर मास कैसे निकाला? इसको पार्टिकल सिस्टम का समझ में आ गया? यस सर। हां ना, जवाब दो बेटा। यस सर।
आ रहा है ना? आया थोड़ी है धीरे आएगा बेटा। ये m मास है, ये 2m मास है, ये डिस्टेंस अभी भी l है। सेंटर मास लोकेट करना है, किस तरफ होगा? m की तरफ या 2m की तरफ या बिल्कुल सेंटर पे? 2m की तरफ होगा। निकालेगा तो आपके सामने y से z से तो आएगा नहीं। कोऑर्डिनेट किधर दिख रहे हैं? एक्सियम में छोड़ना शुरू करो भैया। m0 plus 2ml upon m plus 2s. तो 2ml plus 2ml upon 3 2ml upon 3m 2l by 3 l by 3 2l by 3 और l by 3 yes sir दिखाई दे रहा सेंटर मास यहाँ से 2l by 3 पे आ गया। जो बोला तुम सबको समझ में आया क्या? yes sir आसान से क्वेश्चन को बड़ी बात नहीं है इसमें। yes तो sir मुश्किल चीज है नहीं sir और मुश्किल चीज नहीं, इसमें क्या मुश्किल है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और क्लैरिटी देखते हैं आती नहीं आती जी। फिर से xy कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं, z कोऑर्डिनेट भी दे रहा हूं। यहां पर आपके पास कुछ मासेस पड़े हैं, चेक करना। एक स्क्वायर पे पड़े हैं और स्क्वायर की साइड इधर रखी है a। यहां पर मास है m, यहां पर 2m, यहां पर 3m और यहां पर 4m मास है। कह रहे लोकेट एक्सियम, YCM, RCM, ये तीन चीजें बतानी है आपको। आसान सा क्वेश्चन है। yes sir कैसे करेंगे आप ही बता दो। सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा सॉल्यूशन के लिए? सबसे पहले एक्सियम तो निकाल लेंगे, YCM भी निकाल लेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। उसके बाद प्रोसीड होगा ही नहीं, फॉर्मूला तो लगा लेंगे लेकिन कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। अब ये 2 पार्टिकल सिस्टम नहीं है, 4 पार्टिकल है, लेकिन प्रोसेस तो वही का वही है। कोऑर्डिनेट लगा लेंगे, पड़ेगा, दिक्कत है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट तो मुझे अलग से दिखाओ, मैं यही ओवरलैप कर रहा हूं चीज को। इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं अपने, देखना स्क्रीन से बाहर ना हो। लो भैया कोऑर्डिनेट दिखाओ तो बात करने इसको राइट। इसका कोऑर्डिनेट साइड a होगी जी, यहां पे 2m मास 3m और ये 4m। बोलो जी a, वेरी गुड। 0 ये 0 x 0 और y a है। हां ना जवाब दीजिए, बाकी तुम लोग खुद निकाल लोगे, उसमें कोई किंतु परंतु है ही नहीं। क्या तुम्हें ये जो बोर्ड पे भी फिलहाल 3-4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन का आंसर का डायग्राम लिख रहा। yes sir बाकी तुम सॉल्व कर लोगे m1 x1 x2 करके। yes sir एक्सियम आ जाएगा, YCM आ जाएगा, RCM वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो एक्सियम I प्लस YCM J से आ जाएगा। यस और नो में कमेंट कर दो भैया। yes sir क्या तुम्हें यहां तक की बात समझ में आ गई है? यहां तक सॉल्व करो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं आपसे। लिख लो आप लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, क्या क्या आ रहे हैं। आप लोगों ने फाइंड कर लिया आंसर अभी तक? क्या आंसर है भैया? एक्सियम तो a by 2 आया और YCM minus 7 by 10 ठीक है जी। एक्सियम कैलकुलेट कर रहे हैं। m1 x1 m2 x2 m3 इसको बोल देते हैं x3 m4 x4 डिवाइड बाय टोटल मास हो गया 10m। तो ये 3m और 2m 5m by 10m, दिस इज a by 2 और YCM भी लिख लेते हैं m1 y1 m2 y2 m3 y3 m4 y4 डिवाइडेड बाय m1 plus m2 plus m3 plus m4। ये 3m में आया, y ये रहा इसका और इसका y ये रहा 4m का। ये 7m by 10m into a 0.7a। वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो ऑफ कोर्स 0.5a i कैप 0.7a j कैप। जवाब दो बच्चों, क्या तुम सबको समझ में आ गया क्या? RCM yes sir इजी था मामला। yes sir लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं इस सेगमेंट का, ध्यान से देखना भैया। इसका जवाब दे दो तो तुम्हें कुछ समझ में आ गया, ये मान लूंगा।
मासेस है तीनों के तीनों, और ये ए साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल है। सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट्स इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है भाई साहब, आरसीएम ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास इक्विलेटरल निकालने हैं। ए साइड का क्या है ये ट्रायंगल है, ना इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल है भाई साहब। इक्विलेटरल ट्रायंगल। सबसे पहले काम तो क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट्स सबसे पहले काम कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा। 0,0 बिल्कुल सही है जी, इसको अपन 0,0 इसको a,0 वेरी गुड, a/2 और ये a/2 a/2 a a/2 a a/2 a ये तो है मैथ है, a/2 मैथ है तेरे पास। ये तो है तो ये a/2 तो ठीक है, cos 30 है की रहेगा ना, जैसे बेस रूट 60 है cos 60 by 8 रूट 3/2 a, ये चीज बनेगी a sin 60, a sin 60 आना मुझे आपको वैसा। क्या भाई कोऑर्डिनेट समझ में आ गया क्या? Yes, तो क्वेश्चन दम ही नहीं है, सिर्फ काम क्या है, कोऑर्डिनेट फॉर्मूले में दिक्कत नहीं है, दिक्कत किसमें थी, कोऑर्डिनेट निकालने में। पहले सब क्या बोला, सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा तुम्हें, कोऑर्डिनेट्स। आना मुझे जवाब दो भैया। Yes, sir. क्या तुम्हें कोऑर्डिनेट समझ में आ गए? Yes, sir. जिनको नहीं आया वो एक बार ध्यान दीजिए, इसकी x लेंथ इतनी है और y लेंथ इतनी है, ये कुल लेंथ a है, साइड a है, तो ये साइड क्या बचेगी, a cos 60 और ये बचेगी a sin 60, तो इसका एक्सपोनेंट a cos 60, cos 60 is 1/2 और सेकंड कोऑर्डिनेट है a sin 60, sin 60 is root 3/2। हाँ ना जवाब दे दीजिए, बाकी के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बोलना बच्चों। यस सर नहीं आया समझ में आप लोगों को? हाँ, सर। ध्यान से लिख लीजिए क्वेश्चन की वर्डिंग और आंसर। क्वेश्चन का डायग्राम और आंसर का डायग्राम अलग-अलग रखिएगा इसमें। क्वेश्चन का डायग्राम और आंसर का डायग्राम अलग-अलग रखिएगा। समझ आ गया? ये पहला वाला क्वेश्चन रेज कर रहे हैं। क्या समझ में? अभी तक कौन सा सिस्टम देख रहे हैं, एन पार्टिकल सिस्टम देख रहे हैं, लेकिन सारे के सारे पॉइंट मासेस हैं। सारे के सारे कौन से मासेस हैं, पॉइंट मासेस हैं। पॉइंट मास का मतलब बताओ, जिसका साइज नेग्लिजिबल हो, बाकी डायमेंशंस की तुलना में साइज नेग्लिजिबल हो। आज समझ में आ रही है क्या तुम सबको? यस सर। अगर हम लोग मून और अर्थ की बात कर रहे हैं और सेलेस्टियल डिस्टेंसेस की बात कर रहे हैं तो दोनों पॉइंट ऑब्जेक्ट ले लेंगे, अदरवाइज रेडियस ऊपर 6400 किलोमीटर है वैसा। है ना, मुझे जवाब दीजिए। क्लियर हो रहा है? उससे कि बड़े ऑब्जेक्ट को, लेकिन किस कंटेक्स्ट में बात की जा रही है वो देखा जाएगा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास का मैथमेटिकल फॉर्मूला फिर से लिख रहे हैं, यहां से ध्यान बढ़ाइएगा, थोड़ा सा बात को ध्यान से समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से थोड़ी सी ज्यादा ध्यान दीजिएगा इस बात पे। शुरुआत कर रहा हूं। आरसीएम का फॉर्मूला हम लोग लिख चुके हैं, 2n पार्टिकल सिस्टम के लिए, वो दोबारा से लिख लेते हैं। बेटा आराम से समझने वाली लाइन जो बोल रहा हूं मैं। यहां से बातचीत स्टार्ट करते हैं। इफ आरसीएम इज टेकन 0, पहले तो इस बात का मतलब समझना है कि व्हाट इट इंप्लाइज, कि भाई साहब इसका मतलब क्या है, आरसीएम इज 0। देन अभी सॉल्व करो अपनी बात को, इसको 0 ले लिया तो ये स्टेटमेंट आ गई मैथमेटिकल।
ये सेंटर मास की मैथमेटिकल डेफिनेशन है। ये क्या लाइन है अभी बोलूंगा स्टेटमेंट, ध्यान से सीखने वाली चीजें हैं सारी की सारी, सारा एक्सप्लेन करूंगा, कोई चक्कर नहीं है इसमें। If RCM is taken 0, take a thought. इसमें पर चाहिए तो दिख जाएगा, लेकिन इसका क्या मतलब है? टू पार्टिकल सिस्टम को डिजाइन करते हैं वापस से, XY लिखा, M1 लिखा, M2 लिखा, ऐसे M3, M4, Mn के वर्जन का फर्क नहीं पड़ता। अगर टू पार्टिकल लिखा तो मैं RCM यहीं तक का बनाता, N पार्टिकल में RCM यहीं आता, ध्यान तो उससे क्या फर्क पड़ता है ना? मैं जो आपको दीजिए समझ में आगे बात किया। यस टू पार्टिकल तो RCM को यू शो कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर ऑफ मास है, ये RCM है। RCM is 0, चाहे टू पार्टिकल सिस्टम हो चाहे n पार्टिकल सिस्टम हो, RCM is 0. व्हाट इट मींस? R0 का क्या मतलब होता है भैया? ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे है तो थोड़ा करेक्ट कर ले कि सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लिया है ना? मुझे जवाब दो भैया। यस सर। R0 का मतलब क्या? ओरिजिन में चली गई चीज, अब चीज को हिला नहीं रहे क्योंकि पार्टिकल तो ये पड़े, यानी सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज रेफरेंस पॉइंट। इसका मैथमेटिकल मतलब समझ में आएगा क्या बोलने वाला हूं? सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन, इज टेकन ओरिजिन। जवाब दीजिए, समझ में आ गया? R0 R10 क्या मतलब होता है? तुम कहते हैं R10 का मतलब ये है कि M1 सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे पड़ा जी। मैं बोलता R20 तो तुम कहते हैं सर M2 ओरिजिन पे पड़ा जी। तो RCM 0 का मतलब है सर सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे पड़ा है। अब सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे पड़ा है, इन टू पार्टिकल के लिए सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे पड़ा तो बोल नहीं सकता, यानी सेंटर ऑफ मास पर ओरिजिन है, ये बोलना जा रहा ठीक है। दैट मींस सेंटर ऑफ मास इज टेकन एज ओरिजिन। यस और नो में जवाब दे दीजिए। क्या तुम सबको लाइन समझ में आ गई है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ RCM 0? सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन ले रहे हो, इसका मतलब जो ये R1 R2 अब नाप रहे हैं वो कहां से नाप रहे हैं? ओरिजिन से नाप रहे थे, लेकिन अब ओरिजिन सेंटर ऑफ मास है, यानी ये सारी पोजीशन कहां से नापी गई है? सेंटर ऑफ मास से नापी गई है। भी M1 M2 M3 जितने बड़े हैं सबको कहां से नाप रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से मेजर कर रहे हैं। तो हम सबको बात समझ में आ गई इसका क्या मतलब है? ठीक है। अब जो डेफिनेशन यहां से आती है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन मैं डिफाइन करवाऊंगा। पहले यहां तक की बात लिख लो, इस चीज को समझ लो, ये समझने के लिए बना रखा है। व्हाट इट इंप्लाइज वो लिख दिया हमने, व्हाट इट इंप्लाइज वो मैं लिख दिया, ठीक है जी। और उसको डायग्रामेटिकली यहां शो कर दिए। तो पहले यहां तक लिख लो, फिर स्टेटमेंट मैं लिखवाया था आपको। ये स्टेटमेंट आपके लिए क्या है वो लिखते हैं बच्चों, पहले यहां पर लिख लीजिए, सारा स्टेटमेंट बताते हैं। मुश्किल नहीं है चैप्टर, वैसे ध्यान रखना। इस चैप्टर में हमारे पास मैकेनिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का थर्ड टूल हाथ में आ जाएगा। फर्स्ट टूल था F = ma, सेकंड टूल था वर्क थ्योरम, और तीसरा टूल होता है मोमेंटम कंजर्वेशन। जो इस चैप्टर में हम लोग डिड्यूस करेंगे, उसको सीखेंगे। सारी मैकेनिक्स की प्रॉब्लम उसी पे चलती होती है, इन तीन चीजों पे चलती होती है। चौथा एक रहता है कंस्ट्रेंट रिलेशन, अगर कनेक्टेड बॉडीज हो तो। यहां तक लिख लीजिए पहले, फिर स्टेटमेंट लगाते हैं जी आप। सर ये पढ़ी क्यों रहे चैप्टर? अभी तक हम लोग वर्क के थ्योरम में जितनी चीजें भी बात की है वो सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट थे। जब पोटेंशियल की निकाली थी तो रॉड, स्फीयर, रिंग ऐसी चीजें शुरू हुई थी। अब हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट आएंगे धीरे धीरे वो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आएंगे। तो किसको पढ़े कि पढ़ना आसान
हो जाए वो पोजीशन होगी सेंटर ऑफ मास की। बात समझ में आ रही है? अगले चैप्टर में हमारे पास पहिया आ जाएगा पढ़ने के लिए, तो उस पहिए को पढ़ने के लिए सेंटर ऑफ मास को पढ़ना ज्यादा आसान रहेगा पहले, तो फिर पहिए के हर पार्टिकल को पढ़ पाएंगे अपने। बात समझ में आ रही है? इसके स्टेटमेंट लिखवा रहा हूं, इसको पढ़ते कैसे हैं। स्टेटमेंट लिखिए, सेंटर ऑफ मास की ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए। द पॉइंट अबाउट which vector sum of mass movements, sum of mass movement is 0, is called center of mass. The point about which vector sum of mass movement is 0 is called center of mass. Is called, यहाँ पर एक वर्ड है मास मूवमेंट। क्या वर्ड है? ये वाला जो वर्ड है मास मूवमेंट, इसके आगे जाके आपने चैप्टर में जो टर्म्स और पढ़नी है, एक पढ़ना है फोर्स मूवमेंट, एक मूवमेंट पढ़ना है मूवमेंट ऑफ मोमेंटम। 12th में जाके एक टर्म आएगी, इसका नाम होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक आएगा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो जहां पर ये मूवमेंट वर्ड आता है, जिस क्वांटिटी के साथ आता है उसका r से मल्टीप्लिकेशन यानी पोजीशन से मल्टीप्लिकेशन होता है। m into r मास मूवमेंट है। तो वेक्टर सम ऑफ मास मूवमेंट, ये इसका मास मूवमेंट वेक्टर सम ऑफ मास मूवमेंट इज कॉल्ड, वेक्टर सम ऑफ मास मूवमेंट इज 0, जिस पॉइंट के अबाउट भी होगा दैट विल बी कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। क्या डेफिनेशन समझ में आ गई हम सबको? मूवमेंट वर्ड का मतलब कुछ समझ में आ रहा है? किसी क्वांटिटी को किससे मल्टीप्लाई करना है? पोजीशन वेक्टर से। समझ में आ गई बच्चों बात तुम सबको? मास मूवमेंट, फोर्स मूवमेंट इस चैप्टर में आगे जाकर पढ़ेंगे, और मूवमेंट ऑफ मोमेंटम भी इस चैप्टर में लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। क्लियर है जी? वेक्टर सम ऑफ मास मूवमेंट इज 0। सर क्या फायदा है इसका? फिलहाल डेफिनेशन है, फायदा थोड़ी देर में सामने आ रहा है। ये लाइन कुछ क्लियर हो जानी चाहिए। एक बार फटाक से इस लाइन को पढ़ लीजिए। क्या स्टेटमेंट लिखवाई है मैंने? The point about which vector sum of mass moment is 0 is called, दोबारा से पढ़ लो एक बार इस लाइन को। इस लाइन के नीचे जब लिख चुके नीचे लिख लीजिए, now r1 r2 so on are measured from center of mass. Now vector r1 vector r2 vector r3 जो भी अपन लिख रहे हैं, this r1 r2 r3 rn are measured from center of mass, are measured from center of mass। जवाब दीजिए, यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या तुम सबको? यस सर। आराम सोच के बताओ क्या यहाँ तक की बात समझ में आ गई क्या? यस सर। क्लियर है जी? नीचे लिखिए फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, नीचे लिखिए फॉर टू पार्टिकल सिस्टम। कुछ नहीं है, इसी में लिमिट में चला सब कुछ है, कोई वेरिएशन नहीं है। फॉर टू पार्टिकल सिस्टम, फोर जो लिख रहा हूं ध्यान से देखिए, ये xy, ये m1 है, ये m2 है। ये एक काम करते हैं, अभी से ओरिजिन को यहां मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन को सेंटर ऑफ मास पे ले लिया। ये c1 में जोड़ी लाइन पे है, ये वेक्टर बोल देते हैं r1 और ये वेक्टर बोल देते हैं r2 है।
ये XYZ जो बना चुके हैं। तो क्या लिख देंगे M1R1 प्लस M2R2 इक्वल टू 0। यस तो दोनों कमेंट कीजिए। यस सर। हाँ ना जवाब दे दीजिए। बोर्ड से ध्यान ना हटे, बोर्ड से नजर ना हटे आपकी। ये वेक्टर में लिखा हुआ बराबर ले जाओ। इसका क्या मतलब हुआ? दिस इंप्लाइज मास मोमेंट्स ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। Yes. Mass moments are Equal equal in magnitude but opposite in direction. Taking magnitude आयरन जवाब दे दीजिएगा। अब R1 R2 क्या बन गई? अब R1 R2 यहाँ से दूरियां बन गई हैं। R1 is distance of M1 from C1, R2 is distance of M2 from C1। लिखते हैं R1 distance of M1 from center of mass, R2 is distance of M2 from center of mass। हाँ ना में जवाब दीजिए। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई है? अरे हाँ ना में जवाब दो यार। Yes, sir. I को कंपेयर करोगे तो M1 x1 इक्वल टू M2 x2, M1 y1 इक्वल टू M2 y2, M1 z1 इक्वल टू M2 z2। यस और नो में कमेंट कर दो यार। बड़ा गलत सा जवाब है तुम्हारा यार। यस सर। सबको समझ में आ? सर ये कैसे लिख दिया? अरे ये वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है तो x वाले भी इक्वेट होंगे, i वाले भी इक्वेट होंगे, j वाले भी इक्वेट होंगे और k वाले भी इक्वेट होंगे। यस सर। जी क्लियर हुआ आप सबको? यस सर। अब इस बात का यूज करना सीखते हैं। क्या हम कुछ यूज कर पाएंगे क्या इस बात का? इस तरीके का यूज कर पाएंगे क्या? बात को गौर से समझिएगा, ठीक है? एक क्वेश्चन से बात करना शुरू करता हूं। मुझे किसी ने कहा, फॉर्मूला मुझे आता है लेकिन किसी ने कहा सेंटर ऑफ मास की दोनों से दूरियां बताओ। ये दूरी L है, इससे भी दूरी बताओ, ये यानी ये R1 बता दो और R2 बता दो। हम कहेंगे दोनों बराबर है ना, L/2 L/2। अगर m बराबर हो गए तो R1 इक्वल टू R2। यस सर। यहाँ सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। M1 इक्वल टू M2 इंप्लाइज R1 इक्वल टू R2, पहली क्वेश्चन। और R1 प्लस R2 पक्का L के बराबर है। हाँ जी सर। तो R1 R2 पक्का दोनों कितने आ जाएंगे? L/2 आ जाएंगे। यस और नो में जवाब दो जी। इन दो इक्वेशन से सॉल्व किया है, क्या समझ में आ गया क्या? Yes, sir. यहाँ चेक करना डियर, ये m मास है और ये 2m मास है। सेंटर ऑफ मास की ये दूरियां x1 x2 निकालनी है। हालांकि निकाल चुके अपन पहले, थोड़ी देर पहले निकाला है। ये m में 2l तो 2l/3 आएगा, ये l/3 आया था। Yes, sir. तो चेक करना लिख रहा हूं, अगर सेंटर ऑफ मास की दूरियां नाप रहे हैं तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2। अरे m1 x1 इक्वल टू m2 x2। Yes, sir. x1 x2 का रिलेशन समझ में आ गया क्या तुम्हें? Yes, sir. दूसरा x1 प्लस x2 l के बराबर है। Yes, sir. किसी की वैल्यू पुट कर दो, इसकी जगह पे 2x2 पुट किया भाई सर, तो x2 की वैल्यू तो आ गई l/3, तो पक्का x1 2l/3 आ गया। Yes, sir. तो कैसे दूरियां निकाल पा रहे हैं फिर से समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. वही बात लिख रहे हैं लेकिन थोड़ा घुमा के लिख रहे हैं। अब दूरियां डायरेक्टली कहां से नाप रहे हैं? सेंटर ऑफ मास से। यस और नो में जवाब दे दीजिए, सबको समझ में आ गया? अगर आप ये स्टेटमेंट लिख दें मैथमेटिकली, m1 r1 plus m2 r2 plus m3 r3 plus mn rn वेक्टर फॉर्म में लिखिए इक्वल टू 0 करके, इट सिंपली मींस दैट r1 r2 r3 rn आर मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। जवाब दे दीजिए, क्या यहां तक की बात करने समझ में आ गई है? Yes, sir. लिखिए बच्चों। ये डिस्टेंसेस कैसे मेजर की गई हैं आप सबके सामने बच्चों, कैसे डिस्टेंसेस को मेजर किया जाएगा इंडिविजुअल पार्टिकल्स की। सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे नहीं था तो इससे पहले वाला एक्सप्रेशन हो गया RCM वाला।
क्लियर है सबको? Yes, sir. क्या यहाँ तक की बातें सब समझ में आ रही है? सबको चेक कर लीजिए। चलिए अब इसको आगे बढ़ाएंगे बात को। चेक करें जी, हेडिंग है हमारे पास। अगली जो नेक्स्ट चेक करेंगे उसकी हेडिंग क्या है, लेकिन इस बात को एक बार फिर से लिख रहे हैं। क्या ये एक्सप्रेशन सबको समझ में आया क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. इसको एक बार फिर से पढ़ते हैं क्या चीज है ये। हमें बात करनी है इसमें mi क्या चीज है और ri क्या चीज है, ये बात करनी है पहले। mi क्या बोलूं मैं? मास है किसी पार्टिकल का, तो इसको मैं बोलता हूं देखिए क्या से, मास ऑफ ith पार्टिकल। Yes, sir. वन होता तो पहला मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, मास ऑफ सेकंड पार्टिकल, मास ऑफ थर्ड पार्टिकल, मास ऑफ ith पार्टिकल। ri को क्या बोलूं? Distance of distance. नहीं, distance. डिस्टेंस की पोजीशन बोलते हैं, लेकिन पोजीशन ऑफ व्हाट? Ith particle from center. पोजीशन ऑफ From origin. ऑफ कोर्स ओरिजिन से नाम है, पोजीशन ऑफ COM ऑफ ith पार्टिकल। Center of mass. वो पार्टिकल का सेंटर मास उस पार्टिकल पे तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था। तो बोलना तो एक बात ही है सर, एक ही तो बात है, पोजीशन ऑफ ith पार्टिकल या पोजीशन ऑफ COM ऑफ ith पार्टिकल, बात तो एक ही है, लेकिन करेक्ट ये वर्ड क्या बनेगा? पोजीशन ऑफ। ये कैसे करेक्ट वर्ड बनेगा? बस समझ में आ जाएगी 5 मिनट में, लेकिन वो पता होना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं। क्लियर है जी? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिकल अनेक्स, सेंटर ऑफ मास ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम। मास एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे मैं बोला आपको सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड निकालना, m मास l लेंथ की रॉड है और ये ऐसे पड़ी है जी x एक्सिस पर। रॉड का मतलब ये होता है बाकी डायमेंशंस नेग्लिजिबल हैं इन कंपैरिजन टू लेंथ, बाकी डायमेंशंस इन कंपैरिजन टू लेंथ, उसका नाम रॉड है। ये डायमेंशन बड़ी होगी तो सिलेंडर बन सकता है, हो सकता है कोई स्लैब बन जाए। इसका सेंटर ऑफ मास बताना ही ओरिजिनल लेंथ है। सेंटर ऑफ मास क्या बोलूं? कहां बोलूं? L/2 पे तुम बोल पाओगे क्या? ये वर्ड पूरा लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड लिखा हुआ है। L/2 तुम तब बोल पाते जब क्या लिखा होता है यहाँ पे? हाँ ना, जवाब दो। 12/2 पे होगी, ये यूनिफॉर्म रॉड है हर जगह पे एक जैसी। लेकिन अगर ये यूनिफॉर्म रॉड की बजाय नॉन यूनिफॉर्म रॉड हो, फिर तुम कहोगी अब तो मैं फंस गई जी, अब तो मुझे पता नहीं क्या करूं मैं, अब तो नहीं बता सकते। Yes, sir. हाँ ना, जवाब दो। अभी तुम बता सकते हो क्या? अभी तो नहीं बता सकते। यस और नो में कमेंट करते चले जाइए। क्या बात को समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या अभी बता पाओगे? नहीं बता अभी नहीं बता पाओगे, लेकिन हमारे पास ये फॉर्मूला जो है, इस
फॉर्मूले में ब्रेक कर रहे हैं एक्ससीएम वाईसीएम जेडसीएम के लिए या आरसीएम के लिए ब्रेक कर रहे हैं नए फॉर्मूले में। m इनटू आर मास मोमेंट होता है Yes, sir. और हमें छोटे छोटे एलिमेंट काटने आते हैं। ये हमने पिछले चैप्टर में सीख लिया कि हमें एलिमेंट काटना आता है। Yes. तो हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट काट लेंगे छोटा सा। Yeah. हम कहेंगे हम एलिमेंट का मास निकालेंगे, एलिमेंट की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से प्रोडक्ट करेंगे, तो ये एलिमेंट का मास मोमेंट आ गया। मास मोमेंट को अलग अलग को ऐड करना है, ऐड करने का तो इंटीग्रेट कर लो और नीचे भी क्या कर लो, डीएम को इंटीग्रेट कर लो। क्या तुम्हें आरसीएम की ये डेफिनेशन जो यहां से डिड्यूस की है तुम सबको समझ में आ गई क्या? Yes. ये मल्टीपल टाइम तो सुनना पड़ेगा, सो मत जाओ और ख्याल में खो मत जाना। यही लो भैया, तुम्हें एक पार्टिकल का मास मोमेंट निकालना आता है। अपने एक एलिमेंट कट कर लिया, एलिमेंट का मास Yeah. निकालना नहीं आता है, हम बात करेंगे अलग टॉपिक्स में। एलिमेंट का मास इनटू एलिमेंट की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन का मल्टीप्लिकेशन करके मास मोमेंट निकाल दिया, सभी मास मोमेंट का एडिशन कर दिया, नीचे टोटल मास लिख दिया। अगर एक्ससीएम निकालना हो फिर सेम प्रोसेस है सर, वाईसीएम निकालना हो फिर सेम प्रोसेस है, और जेडसीएम निकालना हो तो भी सेम प्रोसेस है। लेकिन कौन सी टर्म का मतलब क्या है, तुम्हें समझ में आ गया क्या? जवाब दो भैया, क्या तुम सबको बात समझ में आई? कैसे कर सकते हैं? क्या सेंटर मास के तुम्हें ये वाले फॉर्मूले से ये फॉर्मूले बनाए हैं, समझ में आ गया क्या? पक्का बोल दो बच्चों। कंटिन्यू करूंगा इस टॉपिक को भी, मैं चलाऊंगा इसको भी, मैं सिखाऊंगा पूरी चीज आज ही। ढंग से सीख लो इस बात को। क्या तुम पता लगे क्या लिखा हुआ है सारा का सारा यहाँ से? एक बार नोट कीजिए, फिर स्टैटिक आता हूँ, उससे और क्लैरिटी आएगी। यहाँ तक की बातें नोट कीजिए बच्चों पे। एलिमेंट का मास एलिमेंट की पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट है ये वाला। ये पोजीशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। किसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है? एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है। भूलिएगा मत, इसको क्या लिखूं मैं, एक बार बोल दो। ये तो मास ऑफ एलिमेंट है, लेकिन ये चीज बोलनी आनी चाहिए भाई साहब। ये जो x है, y है, इस एक्सप्रेशन में r है, ये बोलना आना चाहिए क्या चीज है। ये क्या चीज है? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। ऑफ कोर्स फ्रॉम x एक्सिस, ये x पोजीशन होगी, ये r पोजीशन होगी, ये y पोजीशन होगी, ये z पोजीशन होगी। लेकिन ये पोजीशन किसकी है? सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। नहीं कर हमें तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है। लेकिन मैं फिर तेरे से फिर पूछूंगा, जब तुम m1 x1 दिख रहा था, मैं x1 क्या था? जिस पॉइंट से स्टार्ट होता तो बोल ही गलत था, तो ये बोल सर ये m1 की पोजीशन थी। सबसे आसान भाषा ये हो सकती है, तो क्या बोलेगा ये? m1 की x पोजीशन थी। ये तो फिर से बोल, ये m1 की x पोजीशन थी। 99.9% बच्चे ये बोलेंगे ये m1 की x पोजीशन है। गलत तो है ही नहीं। वो लिखे पॉइंट मास के लिए रहे, किसके लिख रहे हैं?
रहे, फिर से पूछूंगा तुमसे मैं, पॉइंट मास के लिख रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट मास के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। सर इसका क्या मतलब हुआ? वो तो पॉइंट मास की पोजीशन तो वही होगी, आप उसका सेंटर ऑफ मास क्यों बोल रहे हो? तो आप 2-4 मिनट वेट करो, 2-4 मिनट वेट करो, देखो क्या कह रहे हैं अभी आपको। हटा दो सर, जैसे लिख चुके हैं इसको आप लोग। चलिए जी, बारी आती है भी आपने आरसीएम का फॉर्मूला लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ आरडीएम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मैं इस बात को फिर से लिख दूं, कौन सी चीज क्या है एक बार के लिए। डीएम क्या बोल रहा हूं मैं? मास ऑफ, और इसको क्या बोल रहे हैं? पोजीशन ऑफ सीएम ऑफ सिस्टम लिख रहे हैं, नहीं ये एलिमेंट का सीएम की पोजीशन है। तो सुन ले बेटा, फिर लिखना है इसको। क्लियर है जी? छोटे छोटे एग्जांपल से बात करेंगे उन्हें, अभी पूरा लिखूंगा मैं, ठीक है, समझा रहा हूं तो क्या क्या चीज बन सकती है अपने सामने। सपोज करो तुम्हें इस रॉड का सेंटर ऑफ मास निकालना है, अगर यूनिफॉर्म है तो L/2 पे आएगा, पता ही है, लेकिन फिर भी अगर एलिमेंट काटने हो तो हम यहां से कहीं दूर जाके एक एलिमेंट काटेंगे, याद है ना? x पे कट तो x + dx पे कट, याद आया नहीं आया? लेकिन है तो ये भी एक स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट। इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे है? इसकी पोजीशन क्या लिखी जाती है? जैसे पूछ रहा हूं मैं, इसकी पोजीशन सेंटर मास की, तो x लिखेगा, x + dx/2 लिखेगा, x + dx लिखेगा, इसकी पोजीशन इसकी, क्योंकि तुम लिखना क्या है? m1 x1 m2 x2, इसका मास तो dm लिख रहा है, तो इसकी पोजीशन में से क्या लिखेगा? और हम सब जानते हैं कि dx क्या है? अप्रोचेस 0, तो इसकी पोजीशन क्या लिखी जाएगी? तो ये इसकी पोजीशन तो मैं x ही चूज करूंगा सर, ये dx तो बहुत छोटा है, तो ये क्या चीज है सर? ये एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है ना जो सभी को समझ में आ रही है? अभी और समझ में आएगी धीरे धीरे। सिर्फ यही नहीं, तेरे पास में एक सेमी सर्कल रिंग, सेमी सर्किल है, क्वार्टर, हमारे पास हाफ रिंग हो गई है, ठीक है। अब मैं कहूं तो वो इस रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना, रिंग का एलिमेंट मैंने यहां कट कर लिया, अब इस एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास, इस एलिमेंट का, रिंग का सेंटर ऑफ मास तो बात की बात है, लेकिन तेरे को कोऑर्डिनेट तो चाहिए होंगे। इसका साइज छोटा मान के इसके सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट तू कुछ तो लिखेगा कि ये कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, तो थोड़ी देर पहले निकाल दे अपन ट्रायंगल में, वैसे कुछ कोऑर्डिनेट तो लिखेगा, लेकिन वो किसके कोऑर्डिनेट है? एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट। अभी तक तो जो तू एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट बोल रहा है, वो तो बोल रहा है सर बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, क्योंकि अभी तक जो एलिमेंट कट रहे हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कट रहे हैं। अभी तो वही बात नहीं जो पहले बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे हम लोग? थोड़ा मुश्किल शब्द लग सकते हैं। फिर पूछता हूं ये क्या चीज होती है? हम कहते हैं ये पोजीशन है उस पार्टिकल की जिसको आप लेके चल रहे हो। आसान भाषा में बोला था मैंने, कहा कि m/x क्या होता है, तो क्या कहा था पॉइंट मास के लिए कि सर ये इसकी पोजीशन है, तो भाई साहब ये भी पॉइंट मास है, ये भी पॉइंट मास है, तो इसकी पोजीशन बोलो, सेंटर मास की पोजीशन बोलो, तो एक ही बात होगी। लेकिन अब सोच, तेरे पास ये कोन आ गया, अब सॉलिड कोन है, चाहिए होलो कोन है, तो इसके एलिमेंट या तो रिंग काटेगा या डिस्क काटेगा। अब इसका सेंटर मास का लिखेगा, तो कहेगा इस एलिमेंट का सेंटर मास तो यहां होगा, तो अब ये एलिमेंट का सेंटर मास हो गया नहीं हो गया? अब ये एलिमेंट का सेंटर मास हो गया। फिर अब पोजीशन किसकी लिखी जाएगी? एलिमेंट के सेंटर मास की पोजीशन लिखी जाएगी, क्योंकि एलिमेंट बड़ा हो गया। हाँ ना जो आपने भैया, अभी तक ये चीज यहां पर भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी? क्योंकि ये एलिमेंट ही पॉइंट मास आ रहे हैं। यस और नो में जवाब दीजिए बच्चों। क्लियर है जी? चलिए आज के इतना काफी है हमारे लेक्चर में। कल हम लोग इसके
स्टेप्स लिखेंगे हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है जी, कल का लेक्चर बहुत सुपर डुपर रहेगा। हम लोग इसकी बैकवर्ड की चीजें सारी सीखेंगे और मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में कोई बात करेंगे जी। आज के लेक्चर में इतना ही है।